गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम डे 1 पे काम कर रहे हैं। ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है, राइट। तो हर दिन हम लोग कितने 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि पहले भी कई सारे एग्जाम से ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनका चांस रहता है पूछने का। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या एसएससी का हो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग टाइम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग बहुत लंबा टाइम खींचें। तो कोशिश रहेगी कि कंटेंट ज़्यादा रहे और टाइम उस हिसाब से बिल्कुल न्यूट्रल रहे। ओके, तो शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कारगिल की जो वॉर है वो कब हुई थी? तो 26 जुलाई 1999, तो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, जिसके लिए हम हर वर्ष हर साल को हम क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है शिशु वध पर प्रतिबंध किस ब्रिटिश शासक ने लगाया था। तो शिशु वध पर यानी कि बाल जो वध होता था, बच्चों की जो हत्याएं होती थी, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो किस ब्रिटिश शासक द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? वेलेस्ली के द्वारा ब्रिटिश शासक के टाइम पीरियड के अंदर शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है कि K2, जिसे क्या कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये पर्वत किस दर्रे में है? तो किस दर्रे में है K2? ये है काराकोरम दर्रे में। कहाँ पे? काराकोरम दर्रे में। K2 के बारे में पूछा जाए या गॉडविन ऑस्टिन के बारे में पूछा जाए तो एक ही बात है। तो K2 और गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? ये है काराकोरम दर्रे में। नेक्स्ट है कृत्रिम जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था कृत्रिम जीन का आविष्कार? हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? हरगोबिंद खुराना द्वारा कृत्रिम जीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब लगा है? 1962 में लगा है, 71 में लगा है और 75 में लगा है। तो डेट्स कैसे है? तो पहला जो आपातकाल लगा था वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 में। और क्या टाइम पीरियड था उसमें? उस समय भारत और चीन का युद्ध था। दूसरा जो आपातकाल लगा था वो लगा था 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में लगा था। तब क्या था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, राइट। और जो थर्ड लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को। तो इस समय क्या था? इसमें आंतरिक अशांति के कारण लगा था। ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे लगा हुआ जो था राष्ट्रीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमको 3 में से कुछ भी आ सकता है या ये भी आ सकता है कि ये तीनों ऑप्शन में होंगे और एक चौथा गलत ऑप्शन होगा। आपको वो टिक करना पड़ेगा कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल का ईयर नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन सालों में लगा था? ईयर्स करते हैं हम लोग अभी 1962, 1971 और 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैक्लोन ने। किसने किया था? मैक्लोन ने विटामिन बी का आविष्कार किया था। और B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मैक्लोन के द्वारा किया गया था। और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा? नई दिल्ली में। और हुमायूं के ऊपर एक रचना है हुमायूं नामा। ठीक है, तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम तीनों कर लेते हैं क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है। तो जो थल सेना दिवस है वो बनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस 4 दिसंबर को। तो अगर जनवरी में 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? जल सेना दिवस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था उसका मुंबई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योम चंद्र बैनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। हुई कहाँ थी? बॉम्बे में। ठीक है, बम्बई या मुंबई।
और कहाँ हुई थी पर्टिकुलर जगह पूछे तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पहली अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमचंद बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूट जो वंश था उसके द्वारा किस धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो किस धर्म को था? जैन धर्म को। तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था। और एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं जो कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वो किसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी? वो राष्ट्रकूट वंश के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। किसके वंश में टाइम पीरियड में बनाई गई थी? राष्ट्रकूट वंश काल में बनाई गई थी एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बिल्कुल जो साउथ वाला पॉइंट है, जो साउथ पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, उसको पेंगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं? पेंगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये है कहाँ पे? पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है? तो ये है निकोबार द्वीप समूह पे। कहाँ पे है? निकोबार में है। कहाँ पे है ये? निकोबार में है। नेक्स्ट है, प्रथम बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम कब गाया गया था? तो जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है वंदे मातरम। ये गाया कब गया था? ये गाया गया था 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, ये वहाँ पे गाया गया था। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये लिया गया आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, तो अगर वंदे मातरम के बारे में आपको क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चन के अंदर ही आएगा कि ये इसके रचयिता कौन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस ग्रंथ से लिया गया है? किस उपन्यास से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कब गाया गया था ये प्रथम बार? 1896 में। और क्या कहते हैं, कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य थे। कब बने थे सदस्य ये? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य बने थे। अब साथ ही दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके स्थायी सदस्य कौन थे? तो इसके स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद से 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद बने थे अस्थायी सदस्य। और स्थायी सदस्य जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन अगर सिंपल यही आता है कि अस्थायी सदस्य कौन है, तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फल विज्ञान से। किससे है पोमोलॉजी का संबंध? फल विज्ञान से संबंध है। नेक्स्ट है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भारत के झारखंड में है। कहाँ पे है हजारीबाग? कहाँ पे है? झारखंड में है। और जो झारखंड है वो किससे अलग होकर एक नया राज्य बना है? तो वो बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि झारखंड जो है वो किससे अलग होकर एक नया राज्य के रूप में आया है? तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में आया है। और हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? किस राज्य में है? वो है झारखंड में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के बाद उसके किस गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी? तो मोहम्मद गौरी के बाद से कौन सा गुलाम था जिसने भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कब रखी थी? 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? वर्मी कल्चर का संबंध किससे? केचुआ पालन से। किससे? केचुआ पालन से है वर्मी कल्चर का संबंध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होता है तो वो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसको दे सकता है? तो वो दे सकता है उप राष्ट्रपति को। किसको दे सकता है? उप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है इसके अंदर ये उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंदर ये उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट है, टोकरा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है?
तो टोकरा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? ये जोड़ती है पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को। किन को जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? टोकरा जल संधि। टोकरा जल संधि दो सागरों को आपस में जोड़ती है, पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित झील कोडई कनाल भारत के किस राज्य में है? तो मानव द्वारा निर्मित कोडई कनाल झील, यानी कि जो झील है ये कृत्रिम झील है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम झील है कोडई कनाल। ये भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। तो कोडई कनाल जो झील है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के अंदर ही क्या है? एक मैटूर बांध है। मैटूर बांध कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो दो है। अगर ये पूछा जाए कि कोडई कनाल झील कहाँ पे है, मानव निर्मित झील कोडई कनाल कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में है, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये पूछा जाए तो मैटूर बांध कहाँ पे है, वो भी तमिलनाडु में है। ये पूछा जाए कि मैटूर बांध कौन सी नदी पे है, तो कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? लद्दाख में है। कहाँ पे? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो क्या आएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। और अगर ये पूछा है कि भारत का सबसे हाई एल्टीट्यूड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो आंसर है कर्नाटक। क्या है आंसर? कर्नाटक। तो भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल पूछे कर्नाटक के बारे में तो तुंगभद्रा बांध है, ठीक है, जो पूछा जाता है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है, तो कहाँ पे है तुंगभद्रा बांध? कर्नाटक में पड़ता है। और तुंगभद्रा बांध किस नदी पे है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही है। मगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है और है कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो अगर इस क्वेश्चन पूछे कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे होती है भारत के अंदर? कर्नाटक में होती है। पूछा जाए कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है, तो तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे है। और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में ताज उल मस्जिद स्थित है? तो ताज उल मस्जिद कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ताज उल मस्जिद कहाँ पे है? भोपाल में है। और भोपाल में क्या क्या है? इंदिरा सागर बांध है। क्या है? इंदिरा सागर बांध भी कहाँ पे है? भोपाल में है। और इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और कौन क्या है वहाँ पे? ओंकेश्वर बांध भी है। ओंकेश्वर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है भी। और कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध भी कौन सी नदी पे है? नदी पे चंबल नदी पे है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि भारत के किस राज्य में ताज उल मस्जिद स्थित है? तो ताज उल मस्जिद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ताज उल मस्जिद कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। अगर पूछे ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और पूछे ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन अगर आता है कि गांधी सागर बांध कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी में है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किस पशु से संबंधित एक रोग है? तो एक एंथ्रेक्स नामक रोग होता है, ये किस पशु से संबंधित होता है? तो ये संबंधित है गाय और भैंस से। तो एंथ्रेक्स रोग किस पशु से संबंधित है? गाय और भैंस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेपाल की संसद को? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो योर बेस्ट डे इज टुडे इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर द्वारा रचित है ये पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे। नेक्स्ट है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले कितने होते थे? 7 होते थे, ठीक है। अब कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। पहले 7 हुआ करते थे। तो 44वां संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में।
उस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया था, तो उसको वहाँ से हटाने के बाद जो मौलिक अधिकारों की संख्या जो अब कितनी हो गई है, वो 6 हो गई है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो कितने हैं, 6 है। और कौन से क्या कहते हैं संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? तो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर निकलती है, राइट। तो पहले कहाँ से? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, राइट। तो पहले कहाँ से निकलती है? गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन जब भी इसका बनता है वो ये बनता है कि इस ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके पास हो गए, एक चौथा ऑप्शन एक अलग होगा, जो कि पूछा जाएगा कि इसमें से किस राज्य में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, राइट। तो आप इतना ध्यान रखना कि आपको जो ऑप्शंस होगा वो मोस्टली क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है, बिहार होता है, ये सब होते हैं, ठीक है, या उड़ीसा होता है। तो ये ध्यान रखें कि उड़ीसा, बिहार और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपको नहीं गुजरते के लिए आएगा, गुजरने के लिए नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि कर्क रेखा किन इसमें से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। तो इतना ध्यान रखना कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से तो निकलती है। बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शन ज़्यादातर यही होते हैं कि आपका बिहार दिया होगा या उत्तर प्रदेश दिया होगा या उड़ीसा दिया होगा, तो यहाँ से वो नहीं गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध किस नदी पे है? चेनाब नदी पे स्थित है। कहाँ पे? चेनाब नदी पे स्थित है बगलिहार बांध। और है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बगलिहार बांध किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है, किस राज्य में है बगलिहार बांध? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल है उत्तरी बिंदु। है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण बिंदु कौन सा था उसका? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे था इंदिरा पॉइंट? निकोबार में था। उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? इंदिरा कौल। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि भारत का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या देवी जी का जो मंदिर है वो किस राज्य में है? वो असम में है। कहाँ पे? असम में। और कामाख्या देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो लगता है अम्बुबाची का मेला। कौन सा? अम्बुबाची का मेला लगता है। तो क्वेश्चन आता है कि अम्बुबाची का मेला किस मंदिर में लगता है? तो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। या क्वेश्चन आएगा कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट है कि अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान वंश के राजा द्वारा की गई थी? जो अजमेर नगर है राजस्थान में, उसकी जो स्थापना है वो किस चौहान वंश के राजा द्वारा की गई थी? तो अजय राज द्वितीय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? अजय राज द्वितीय द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अंडी और ओपोर लिपि नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपोर लिपि नाम से प्रचलित विवाह जो है वो कौन से आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है हो जनजाति से। किन से? हो जनजाति लोगों से संबंधित है अंडी और ओपोर लिपि नामक विवाह। और जो हो जनजाति है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के किस राज्य में हो जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आंडी और अपोर लिपि नामक जो विवाह है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो वो होर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल चेरापूंजी किस राज्य में है? तो चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में। ये तो सबको पता होगा चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची से मानक भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 8 है। कि कौन सी अनुसूची में मानक भाषाएं हैं? अनुसूची 8 में मानक भाषाएं हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। तो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8 में है। और कितनी संख्या है? 22 है इनकी संख्या। और अंग्रेजी जो है वो हमारी मानक भाषा के अंदर नहीं आती है। मगर अगर ये क्वेश्चन आता है कि नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी है।
तो नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। मगर इंग्लिश जो है वो हमारी मानक भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। हमारी मानक भाषा कितनी है, 22 है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और कितनी रचनाएं हैं। तो ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी रचनाएं हैं। तो मंडल है इसमें 10, सूक्त है 1028 और रचनाएं कितनी है 10,462। तो क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। 10 मंडल है ऋग्वेद में, राइट। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं इसके ना, सूक्त है इसमें 1028, कितने हैं 1028। और रचनाएं कितनी है इसमें 10,462। कितनी रचनाएं हैं, 10,462 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 1 के बारे में बात कर रहा है कि अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, काकरा पार बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो काकरा पार जो बांध परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है, ये ताप्ती नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है, या किस नदी पे है ये काकरा बांध परियोजना, ये ताप्ती नदी पे है। और ये है कहाँ पे पर्टिकुलर, ये काकरा बांध परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। नेक्स्ट है, विटामिन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। तो विटामिन जो होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी जो हम खाते हैं, उसमें उन विटामिन के अंदर ऊर्जा कितनी होती है। तो कितनी ऊर्जा होती है, 0 ऊर्जा होती है, 0 ऊर्जा होती है। विटामिन के अंदर ऊर्जा नहीं होती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग अंतिम बिंदु को, तो क्वेश्चन ये करना है कि भारत का जो पूर्वी भाग का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो भारत के पूर्वी भाग का अंतिम बिंदु क्या है, किबुतु। क्या है, किबुतु। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम दक्षिणम जो पॉइंट है पूछेंगे तो क्या है हमारा, दक्षिण वाला पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है, निकोबार में। उत्तरी पॉइंट कहाँ है हमारा, इंदिरा कॉल। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और अगर हम पूर्वी भाग पूछते हैं तो वो कहाँ पे पड़ेगा हमारा, किबुतु। किबुतु कहाँ पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था। जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में हमें पूरा कितना टाइम लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में हमें लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। दोबारा से याद करना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमें संविधान को पूरा करने में, ठीक है। और ये तैयार कब हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। 1949 में ये तैयार हुआ था, 26 नवंबर को। इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। और क्यों लागू किया गया, जैसे मान लो समझो कि 26 जनवरी 1949 में तैयार हो गया, 1939 में तैयार हो गया, मगर उसको लागू किया गया अगले साल 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ना पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। हालांकि जो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा है वो 31 दिसंबर 1929 को होगी थी, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 में होगी थी, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1930 को झंडा फहरा के ऐलान किया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य की ही मांग हमें करनी है। हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी, जिसके उपलक्ष्य में हमने झंडा फहराया था, वो फहराया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 के दिन वो दिन था जब हम भारतीयों ने ये सोचा था कि हम आज के दिन से आज़ाद हो चुके हैं, हमें अब से आज़ादी मिल चुकी है। तो इसी वजह से जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार भी हो चुका था, उसके बावजूद भी उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू किया गया अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण दिन था। इसलिए जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और उसको बनने में टाइम कितना लगा था, 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का सूत्र क्या है, कैसे ऊर्जा होती है सूर्य में। तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा होती है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, राइट। तो सूर्य में ऊर्जा का सूत्र क्या है, क्या किस सूत्र से इसकी ऊर्जा होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चिल्का झील है। तो चिल्का झील भारत के कहाँ पे, उड़ीसा में है। कहाँ पे चिल्का झील,
उड़ीसा में है। और जो चिल्का झील है वो 1981 में ना रामसर द्वारा इसको ना रामसर के घोषणा पत्र में चुना गया था उसको। जो रामसर जो एक क्या कहते हैं घोषणा पत्र है उसके अंदर चिल्का झील को चुना गया था। कब चुना गया था? 1981 में चुना गया था। और ये है कहाँ पे चिल्का झील? तो ये दया नदी है, दया नदी उसके मुहाने पे स्थित है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी भारत की दूसरी बड़ी झील सबसे बड़ी झील है भारत की, और विश्व की दूसरी बड़ी समुद्री झील है। तो जो चिल्का झील है वो है कहाँ पे? उड़ीसा में है। जो रामसर जो साइट है, रामसर साइट के अंदर इसको चुना गया था। कब चुना गया था? रामसर साइट के अंदर इसको 1981 में चुना गया था। ठीक है कहाँ पे? ये अगर पूछ लिया चाहे कि चिल्का झील किस नदी के मुहाने पे है, तो चिल्का झील जो है वो दया नदी के मुहाने पे है। भारत की सबसे बड़ी झील है ये, और विश्व की दूसरे नंबर की समुद्री झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व के दूसरे नंबर की समुद्री झील है ये। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चलन है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा डिग्री चलन है? 9 डिग्री चलन है। कौन सा डिग्री चलन? 9 डिग्री चलन है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चलन है? 9 डिग्री चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अष्टमुडी झील है? तो अष्टमुडी झील भारत के कौन से राज्य में है? केरल में है। कहाँ पे? अष्टमुडी झील केरल में है, और केरल के पर्टिकुलर किस जगह पे है? कोलम शहर में। कहाँ पे? कोलम शहर में। तो अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरल में है। और कौन सी झील है केरल के अंदर? पेरियार झील भी केरल के अंदर है, वेवनाड झील भी केरल के अंदर है, वेलियानी झील भी है, सस्तम कोटा भी है, और पुकोड़ी झील भी है। तो जो इम्पोर्टेंट है, वैसे इम्पोर्टेंट ये है कि अष्टमुडी इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। अष्टमुडी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, वेम्बनाड झील केरल में है, विलियानी झील केरल में है, सस्तम कोटा झील केरल में है, और पुकोड़ी झील केरल में है। ठीक है, तो अष्टमुडी, पेरियार और वेम्बनाड ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों। बाकी मैंने ले लिया है, हो सकता है बाई चांस पूछ लिया जाता है, एग्जाम पूछ सकता है, तो हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2-3 झीलें करें और बाकी झीलें छोड़ दें और वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो फिर सब किरे किराए पे पानी फिर जाता है। तो जब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेंगे ताकि नॉलेज पूरी प्रॉपर रहे। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो काराकोरम दर्रा स्थित कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है काराकोरम दर्रा स्थित? जम्मू कश्मीर में। और काराकोरम में हमने पढ़ा था क्या है? K2 है। K2 को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। नेक्स्ट है, खजाइन उल फितूह। खजाइन उल फितूह यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में तारीख इलाही किसकी रचना है? तो तारीख इलाही किसकी रचना है? तारीख इलाही रचना है अमीर खुसरो की। किसकी? अमीर खुसरो की रचना है तारीख इलाही। और तारीख इलाही को क्या कहा जाता है? खजाइन उल फितूह कहा जाता है। और अमीर खुसरो की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, मैंने इस सीरीज़ के अंदर कवर तो करी है कई सारी, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पूछ ली जाती है कुछ ना कुछ रचनाएं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है, और अमीर खुसरो क्या कहते थे? हिंद का तोता भी कहते थे। अमीर खुसरो क्या कहा जाता था? हिंद का तोता या तूती, ये हिंद कहा जाता था इनको। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2021 का विंबलडन ओपन महिला वर्ग किसने जीता था? तो 2021 में विंबलडन ओपन महिला वर्ग किसके द्वारा जीता गया था? एशले बार्टली के द्वारा। किससे? एशले बार्टली के द्वारा जीता गया था। और कहाँ से संबंध रखती है एशले बार्टली? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, काबुली बाग किस जिले में स्थित है? तो काबुली बाग कहाँ पे है? पानीपत में। काबुली बाग कहाँ पे है? पानीपत में है। और काबुली बाग वही बाग है जो बाबर ने अपनी जब पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसकी विजय के बाद उसने बनाया था। नेक्स्ट है, और पानीपत में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पड़ता है? वो भी पानीपत में ही पड़ता है। तो और पानीपत की तीन लड़ाइयाँ भी वहीं पे हुई है, तो वो भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेबी रानी मौर्य कहाँ की राज्यपाल है? तो कहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य? यह है उत्तराखंड की राज्यपाल। कहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य? उत्तराखंड की राज्यपाल है। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वत किस देश में स्थित है? तो रॉकी पर्वत किस देश में है? तो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है रॉकी पर्वत? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि मिसिसिपी नदी कहाँ पे स्थित है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। मिसिसिपी नदी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है।
और मिसिसिपी नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो रॉकी पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक स्टेट। क्या है? पाक स्टेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक स्टेट है। नेक्स्ट है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो 1927 में ब्रुसेल्स के अंदर जो दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस हुई थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस के अंदर। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भारत के किस स्थान पे है? तो भारत के किस स्थान पे है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र? तो भारत के पिंजौर में है। कहाँ पे? पिंजौर में है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और पिंजौर कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि है वो किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में? जावा सागर और हिंद महासागर। किनको? जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि आपस में जोड़ती है। और किन दो जगहों पे है ये? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप। तो इसके मध्य में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के मध्य में है। और किन दो सागरों को आपस में जोड़ेगी? तो जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ेगी। और किन दो द्वीपों को आपस में अलग करेगी? तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को आपस में अलग करेंगी। समझना जो जल संधि होती है ना, समझना वो जल को तो जोड़ेगी, महासागर सागर इनको तो जोड़ेगी, और जो द्वीप होते हैं, जो कहते हैं स्थल होता है, ज़मीन होती है, उनको अलग करती है। तो जो सुंडा जल संधि है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को तो जोड़ेगी, और अलग किसको करेगी? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को और जावा द्वीप को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। किससे है कृष्ण क्रांति का संबंध? पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो किसकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। किनकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। कहाँ पे? गिरगांव, मुंबई में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। कहाँ की गई थी? गिरगांव, मुंबई में की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। और इस लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि त्रिवेद क्या होते हैं? तो त्रिवेद के अंदर जो होता है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अथर्ववेद त्रिवेद के अंदर काउंट नहीं होता है। और अथर्ववेद जो होता है वो जरूट होने से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि डूरन रेखा किन दो देशों को के मध्य होती है? तो किन दो देशों के मध्य है डूरन रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। हालांकि स्टार्टिंग में ये भारत और कहते हैं अफगानिस्तान के मध्य थी, मगर जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था तो ये रेखा जो है वो पाकिस्तान और कहते हैं अफगानिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची इसमें पंचायती राज का वर्णन है? अनुसूची 11 में। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इसलिए जो हम पंचायती दिवस मनाए जाते हैं ना, जो पंचायती दिवस मनाते हैं वो हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज के जो वर्णन है वो कहाँ पे है? संविधान में 11वीं अनुसूची में है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत ये रखा गया था? तो 73वां अमेंडमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो भारत के कौन से राज्य जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है? भारत के 9 राज्य है जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है,
कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है और गुजरात है। ठीक है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर क्या है, गुजरात। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता किस ऋषि को माना जाता है? तो जो भारत के सर्वप्राचीन जो ग्रंथ है जिन्हें हम वेद कहते हैं, इनके संकलनकर्ता किस ऋषि को माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपान वेद व्यास को माना जाता है। किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवपान वेद व्यास जी को चारों वेदों के संकलनकर्ता ऋषि माना जाता है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो किसने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है, और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राइट। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अंग्रेजी भाषा के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के अंदर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट है पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? तो पुर्तगाली जो भारत में आए थे तो किस स्थान पे आए थे? तो आए थे पश्चिमी तट पर। कहाँ आए थे? पश्चिमी तट पर आए थे। और पश्चिमी तट पे कहाँ पे? कलिकट बंदरगाह पे। कहाँ आए थे? कलिकट बंदरगाह पे आए थे। पश्चिमी तट पर कलिकट बंदरगाह पे आए थे। नेक्स्ट है और पुर्तगाली में जो वास्को डी गामा था वो भारत में कब आया था? वो आया था 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। नेक्स्ट है मिफ्ताह उल फितूह किसकी रचना है? मिफ्ताह उल फितूह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना। कौन सी? मिफ्ताह उल फितूह। नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं हम लोग? प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं संविधान की कुंजी? प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। और ये कहाँ पे है? आगरा के अंदर। आगरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है और हाँ, अगर अकबर से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी पूरी डिटेल तो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है, काफ़ी लंबी वीडियो है वो, और मैंने कोशिश की है कि अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सब A to Z मैंने उसके अंदर कवर कर रखा है। तो अगर जब भी आपको कभी अकबर से रिलेटेड कुछ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अकबर के बारे में पूरा पढ़ना हो आपको, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे आप, चाहे ग्रुप डी ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, चाहे आप UPSC लेवल की तैयारी भी कर रहे होगे, तो आपको उस वाले वीडियो में से बहुत कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई है, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल है। तो आई होप कि मैंने उसमें बहुत कुछ कवर कर रखा है, मगर बाई चांस माइट भी अगर कुछ रह गया हो तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी उसको पढ़ सके। नेक्स्ट है लावणी, तमाशा, कोली, ये किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी नृत्य कौन से राज्य से संबंध रखता है? लावणी, तमाशा और कोली, तो ये कहाँ के नृत्य है? ये महाराष्ट्र के नृत्य है। कहाँ के नृत्य है? महाराष्ट्र के। तो ऐसे पूछा था कि तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमाशा जो लोक नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो लावणी, तमाशा और कोली, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बनाने की कोई लॉजिक नहीं है तो मैंने तीनों को एक में कर दिया है। तो ऐसे ही रखना कि लावणी, तमाशा और कोली कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। और ये क्या किसको जोड़ता है आपस में? तो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है जो कि इस समय क्या है, जो पाकिस्तान के अधिकार के अंदर है। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है रुब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? तो रुब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में है। रुब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है शार्क का
मुख्यालय कहाँ पे? तो शाख का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में शाख का मुख्यालय। और नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? पंचायती, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रदीप गुरहा। क्या है? प्रदीप गुरहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? प्रदीप गुरहा। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? तो इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। किसकी रचना है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक बंगाल में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में, कटक बंगाल में। और जो 23 जनवरी का दिन है, हम 23 जनवरी हर साल किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आता है कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ कहाँ पे था? कटक बंगाल में हुआ था। इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। नेक्स्ट है रवि कृति जो एक जैन थे जिन्होंने एल्होल पुस्तक की रचना की थी, इनको किनका संरक्षण प्राप्त था? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि रवि कृति जो है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि एहोल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एहोल पुस्तक के रचयिता कौन है? रवि कृति है। कौन है? रवि कृति। और रवि कृति कौन से धर्म से संबंध रखते हैं? जैन धर्म से संबंध रखते हैं। तो रवि कृति जो थे वो उनको किनका संरक्षण प्राप्त था? तो किनका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। किनका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वन से संबंध रखते थे? चालुक्य वन से संबंध रखते थे। तो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। एहोल पुस्तक के रचयिता कौन है? रवि कृति है। एहोल पुस्तक के रचयिता कौन है? रवि कृति है। रवि कृति किस धर्म से संबंध रखते थे? जैन धर्म से संबंध रखते थे। रवि कृति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल पुस्तक की रचना की थी, इनको किनका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो कौन से वन से संबंध रखते थे? चालुक्य वन से संबंध रखते थे। और जो एहोल जो पुस्तक है, इसी के अंदर वर्णित है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा महाराजा हर्षवर्धन जी को हराया गया था। ठीक है, क्योंकि महाराजा हर्षवर्धन की जो हार का जिक्र है, जिससे उनकी पुलकेशिन द्वितीय और महाराजा हर्षवर्धन जी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर महाराजा हर्षवर्धन जो थे वो हार गए थे, मगर इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? तो वो ये एहोल पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख है। और क्वेश्चन का ये आता है कि महाराजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया पाकिस्तान नाम? चौधरी रहमत अली द्वारा। तो चौधरी रहमत अली जो थे उनके द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण कर अपार धन दौलत के साथ लौटे थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष था जिसने साउथ में आक्रमण किया था, और साउथ में आक्रमण करने के बाद वहाँ से बहुत सारी धन दौलत लेके लौटा था? तो उसका नाम है मलिक कफूर। कौन है? मलिक कफूर। और इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1000 दिनारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? तो कौन सा आंदोलन था जो विफल हो गया था, जिसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में किया गया था, वो उसके विफलता के बाद 1 जनवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा की थी पूर्ण स्वराज्य की। क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, तब क्या हुआ था कि उस समय पूर्ण संविधानता की घोषणा कर दी थी। उस पूर्ण संविधानता की घोषणा के बाद ही अगले साल 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय आंदोलन चला दिया था।
नेक्स्ट है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करता है? 88 दिन में करता है। सबसे कम टाइम पीरियड के अंदर बुध ग्रह, 8 ग्रह के अंदर सबसे कम टाइम पीरियड के अंदर बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत निकट है। सबसे ज़्यादा निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और बुध ग्रह का जो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट है, वूलर झील भारत के किस राज्य में है? तो वूलर झील जो है भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है वूलर झील? कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इसमें जो झेलम नदी है वो इसमें पानी डालती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वूलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। और क्वेश्चन ये बनेगा कि झेलम नदी किस झील में अपना पानी डालती है? तो झेलम नदी जो है वूलर झील के अंदर अपना पानी डालती है। नेक्स्ट है, फोबस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो फोबस और डीमोस किसके उपग्रह है? मंगल ग्रह के। फोबस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? मंगल ग्रह के उपग्रह है। 2021 विंबलडन ओपन पुरुष वर्ग किसने जीता था? तो 2021 का विंबलडन ओपन जो है वो किसके द्वारा जीता गया था? नोवाक जोकोविक। किसके द्वारा? नोवाक जोकोविक द्वारा जीता गया था। और ये नोवाक जोकोविक जो है वो कहाँ के? सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है, इंडीज पर्वत किस देश में स्थित है? तो इंडीज पर्वत किस देश में स्थित है? इंडीज पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है इंडीज पर्वत। और इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकागुआ। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके अंदर? ये बन सकता है कि माउंट एकागुआ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है। माउंट एकागुआ कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। और माउंट एकागुआ किस पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? तो माउंट एकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। क्वेश्चन बनेगा एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट एकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कावेरी नदी पे है। और है कहाँ पे? कर्नाटका में है। और पर्टिकुलर जगह पूछे तो कहाँ पे? मैसूर में है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो बौद्ध जो जल संधि है वो किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में? तस्मान सागर और दक्षिण सागर। बौद्ध जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तस्मान सागर को और दक्षिण सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में हुआ था शिमला समझौता। किन के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था है? मतलब भारत के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर निगरानी कौन सी संस्था रखती है? तो कौन सी रखती है? सीबी रखती है। कौन सी रखती है? सीबी रखती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर निगरानी। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कटक में है। कहाँ पे? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में है। और आलू का अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? शिमला में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम शब्द कौन से है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो पहले 2 शब्द कौन से है? तो पहले शब्द है हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, किस वर्ष देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो कौन से साल में भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में भारत के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1939 में।
नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। ये 3-4 क्वेश्चन ये अगर बैंकों से क्वेश्चन आते तो इनमें से ही आएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि जो देश के प्रमुख 14 बैंक है वो उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य नारियल के लिए अग्रणी है? तो नारियल के अंदर कौन सा राज्य आगे है? केरल। कौन सा राज्य आगे है नारियल के अंदर? केरल। और क्वेश्चन बनता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? ये भी केरल में है। तो सबरीमाला वाला मंदिर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ पे? केरल में है। और नारियल के क्षेत्र के अंदर जो सबसे अग्रणी राज्य है कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट है, समुद्र में भारत का सीमांतर्गत जल कितनी दूरी तक विस्तारित है? मतलब समुद्र के अंदर भारत की जो सीमा है वो कितनी दूरी तक है? तो कितनी दूरी तक है? 12 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र के अंदर भारत की सीमा है। नेक्स्ट है, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो कौन सा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और 1191 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था और 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ना। आई होप कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी ये डे 1 है। अभी इसकी अराउंड 20 वीडियो और आएगी, क्योंकि आई थिंक ये 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ है। इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इस समय क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का मिक्सअप है। इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है आपके इसके अंदर, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और उन क्वेश्चन को ज़्यादा लिया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।